जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो ये हमारा जो है आरआरबी ग्रुप डी का साइंस हम करने वाले हैं। इस वीडियो में काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाए हैं। ये जो हमारा शिफ्ट 3 में यानी इस डेट का जो शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस शिफ्ट का केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को जो है आप पूरा देखें, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसे आपको देखना चाहिए, नहीं तो आपका नंबर पक्का है कम आएगा। आप इसको देख लीजिए और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये हमारा चल रहा है परफेक्ट प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। ये हमारा एक नया लोगो है, आप इसे देख लें। साथ ही इस तरह का आपको चैनल पे जाने पर इस तरह का लुक आपको दिखेगा। कैसा है ये आप हमें इसके बारे में अपनी राय जो है हमें कमेंट में करके बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आप यदि जानते हैं तो आपका पढ़ा हुआ है तो आप मॉक टेस्ट दे के इसको समझिए, और आप जान रहे हैं तो मन में ही इसका आंसर सोच लीजिए, उसके बाद मिलाते चलिए। हम सभी ऑप्शन को जो है नहीं उतना पढ़ेंगे ताकि समय कम बच सके और हम ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे सके कम समय में। गैस का स्थिरांक आर का मान क्या है? तो गैस के स्थिरांक का मान कितना होता है? ये होता है 8.31 जूल प्रति किलो प्रति मोल। तो ऑप्शन हमारा डी इसका करेक्ट बनेगा। 8.31 आप याद रखेंगे, 8.31। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन का एक चमकदार डैश लो के साथ जलता है। बताइए मैग्नीशियम रिबन जो होता है ये किस लो के साथ जलता है? तो ये जो है आपका सफ़ेद लो के साथ जलता है। आप अपने मन में आंसर सोच के रखें और मिलान करें। देखिए मैग्नीशियम को जो है Mg से लिखा जाता है, इसकी परमाणु संख्या 12 होता है। और मैग्नीशियम क्या है? तो एक धातु है जो कि आपका ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और ग्रुप 2 के एलिमेंट को जो है क्षारीय मृदा कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्तनपायियों में, इसमें जो है दोस्तों हम फिजिक्स का भी क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री का भी होगा और बायोलॉजी का भी होगा, सब होगा। क्योंकि यहाँ पे हम जो एग्ज़ाम पूछा गया था उसका हम शिफ्ट वाइज क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसलिए सब में मिला हुआ रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर दीजिए। स्तनपायियों में क्या होता है, यानी कि आपको जो है स्तनपायी यानी स्तनधारी के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए कि वो किस तरह का होता है। तो ये कैसे होते हैं? बालों के साथ जो होता है ग्रंथि वाली त्वचा पाए जाते हैं। आप जो है इसको अपने ऊपर ले सकते हैं। मानव भी जो होता है स्तनपायी होता है, या फिर स्तनधारी बोल लीजिए आप। मानव भी क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। तो बाल के साथ ग्रंथि वाली क्या होती है? त्वचा पाई जाता है। तो ठीक है, ध्यान रखिए, जो त्वचा के ऊपर बाल होता है आपको भी पता है। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। लेकिन यही क्वेश्चन को नहीं समझते तो बहुत सारा जो है टफ हो जाता। इसके बारे में 2-3 बात ध्यान रखिए। पहली बात तो जो स्तनपायियों हैं बालों के साथ जो है ग्रंथि वाली क्या होती है? त्वचा पाई जाती है। ये जो त्वचा में ग्रंथि होती है वह श्वेत और तैलीय ग्रंथि पाई जाती है। स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होते हैं वो उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, अपने आप पे इसको रिलेट करके चलेंगे। स्तनधारी में यदि आपका हृदय की कोष्ठ की संख्या पूछ लेता है कितनी होती है, तो ध्यान रखेंगे इसमें 4 होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? अब यहाँ पे जो है अनुमस्तिष्क के बारे में आ गया। देखिए मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से संबंधित जो है इस तरह का क्वेश्चन बहुत बनता है, और लगभग सारे क्वेश्चन को जो है हमने कवर कर रखा है। आपने यदि साइंस का ये वाला सीरीज़ नहीं देखा है पूरा, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्पीड जो है देखने वाला स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो अनुमस्तिष्क के लिए सही कौन नहीं है ये बताना है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, यह मस्तिष्क के बाल पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। तो ये पश्च क्षेत्र में, उस मस्तिष्क के बाद जो होता है पश्च क्षेत्र में, तो ये बात आपका सही है। अनुमस्तिष्क जो होता है दरअसल ये आपका पश्च मस्तिष्क का ही भाग होता है। ठीक है ना। तो यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ये कथन जो है ये गलत कथन दिया हुआ है।
ठीक है। यह शरीर के संतुलन बनाए रखता है। ये तो ठीक है कि शरीर को संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि अनुमस्तिष्क के अंदर कई सारी क्रियाएं होती है। अभी हम आपको फिगर के साथ समझाते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। ये कथन क्या है? सही है। गलत कथन जो था वो हमारा कौन निकल के आया? तो ऑप्शन बी जो है गलत निकल के आया। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप पश्च मस्तिष्क के बारे में पहले जाने। देखिए, मस्तिष्क जो होता है उसको 3 भाग में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में। तो इस यहाँ पे जो है फिलहाल हम पश्च मस्तिष्क का चर्चा करेंगे। इस पश्च मस्तिष्क को फिर से जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक अनुमस्तिष्क में बांटा गया, दूसरा मेडुला और तीसरा इसका पोन्स भाग है। यहाँ पे जो है आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका देखेंगे ये जो है पश्च मस्तिष्क यहाँ पे है और यहीं पे इसको 3 भागों में दिखाया गया है। ये भला भाग यहाँ पे जो है आपका ये पश्च मस्तिष्क का भाग हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क को ही जो है इंग्लिश में सेरिबेलम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सेरिबेलम। एक होता है सेरिबरम। तो सेरिबरम जो होता है वो आपका ये अग्र मस्तिष्क का भाग हो गया सेरिबरम। तो ये सेरिबरम नहीं लेना है, सेरिबेलम होता है। तो अनुमस्तिष्क क्या करता है? यह शरीर की स्थिति तथा संतुलन इसका बनाना काम है। ऐच्छिक क्रियाओं की जो होता है परिशुद्धि और पैन जो है मतलब जैसे कि कुछ उठाना हो गया, ये हो गया। तो ऐच्छिक क्रियाओं का पर इसका नियंत्रण होता है, किसका? अनुमस्तिष्क का। मेडुला इसी का भाग है जिसका काम है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, जैसे कि रक्तचाप हो गया या फिर वहन हो गया, इस सब पर। पोन्स का काम भी जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का ही नियंत्रण करना होता है, जैसे कि श्वसन का नियंत्रण पोन्स के द्वारा होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ आप जो है आप मस्तिष्क का संरचना देख सकते हैं और यहाँ पश्च मस्तिष्क देख सकते हैं और ये जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है और ये बीच वाला यहाँ जो आपका ये मध्य मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क के बारे में इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए। कौन सा कथन जो है सत्य है? यह यदि हम तापमान कम करते हैं और दाब बढ़ाते हैं, क्या कर रहे हैं? तापमान को टेम्परेचर कम कर रहे हैं और जो प्रेशर है उसको बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो हम वायुमंडलीय गैस के द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। ये कथन आपका क्या है? बिल्कुल सही है। एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है। तो गर्म शुष्क दिन का अर्थ यहाँ पे समझना है क्या होता है। वायुमंडल का ताप उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर बहुत वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन होता है। तो ये भी कथन आपका सही है। तो इस हिसाब से दोनों ही कथन क्या हैं? सत्य यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, एकदम क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसे क्वेश्चन की तादाद बहुतों हैं। तो ये ग्रुप डी कहने के लिए है, लेकिन ये ग्रुप डी आसान नहीं है। चलिए, ऑक्सीजन और यहाँ पे सल्फर और ये सेलेनियम तत्वों के परमाणुओं आकार का सही क्रम क्या है? अब थोड़ा सा इसको समझाने से पहले आपको हम आवर्त सारणी दिखाते हैं। यहाँ आप आवर्त सारणी देख रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न आवर्त सारणी है, जिसको कि मोसले के द्वारा ये दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मोसले के द्वारा। इसमें कुल 7 आवर्त होता है और वर्ग जो होता है 18 ग्रुप होता है। लेंथेनियम नीचे वाला, उसके नीचे एक्टिनाइड्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कुछ और है और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वर्ग 16 से है, 16 के जो एलिमेंट है उससे है। यहाँ पे हमने इसको घेर दिया, इससे है। ज़रा इस पे आप गौर कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वर्ग यहाँ से, ठीक है, ये आप ज़रा इसको हम घेर देते हैं। ये आप देखिए, यहाँ जो है आपका ये वर्ग 16 का हो गया। तो ये आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टेलुरियम और पोलोनियम ये आपका है। अब ये आप चूँकि क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आइएगा, ध्यान रखिएगा, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो जो साइज है, तो साइज क्या होगा? वो बढ़ेगा, साइज बड़ा होता चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन का साइज इस वर्ग में सबसे कम होगा। उसके बाद ये इस तरह से धीरे धीरे साइज क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा साइज पोलोनियम का हो जाएगा, फिर टेलुरियम का, फिर ये He का, फिर S का, फिर O का।
लेकिन यहाँ पे 3 एलिमेंट ही आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, OS और Se। तो सबसे बड़ा किसका संरचना हो जाएगा हमारा, Se का जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद सल्फर इससे छोटा, और फिर जो है इसका ऑक्सीजन इससे भी छोटा। तो ये इस तरह का संरचना बनेगा। इसको याद रखने का ट्रिक देखिए, आप ध्यान रखिएगा। इसको याद रखने का ट्रिक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या बोले वो से ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो ऑक्सीजन वाला ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये आप याद रखते तो आपके पास ये बन जाता कि ओल्ड स्टाइल से टीपो ये हमारे पास सीरीज में होता है। तो इस हिसाब से जो है सबसे छोटा हमारा ऑक्सीजन होगा, जो कि ऑप्शन जो है डी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में ज़रूर आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। बहुत ही यहाँ जो क्वेश्चन लाए हैं इसमें एकदम चुने हुए क्वेश्चन लाए हैं, जो कि रिवाइज करने का ज़रूरी है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अक्सर जो है या तो कोई स्किप कर देता है या कोई रॉन्ग कर देता है, वही क्वेश्चन जो है आपके पास लाए हैं, स्किप वाला और जो गलत होते हैं, जो कि आपको देख के जो है समझ के आपका जो है प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए, जब भी कोई स्वतंत्र रूप से लटक रही है कोई वस्तु, तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा। तो गुरुत्व केंद्र जब भी होता है किसी वस्तु का, तो सामान्यतः उसके बीच में होता है। तो वस्तु लटक रही है तो लटकाव बिंदु के ठीक क्या होगा, नीचे होगा। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, ए इसका करेक्ट बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है। विद्युत चुंबकीय प्रकृति किसका नहीं है। अब यहाँ पे आप यदि ऑप्शन बी पे गौर करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ पिंड का भार। बताइए, पिंड के भार से का कोई विद्युत चुंबक से कुछ लेना देना है, नहीं ना है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, बी बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो है, इसीलिए क्या होता है, ऑप्शन आपको सारा पढ़ना होता है, ऑप्शन पढ़ के आपको समझना पड़ता है। यहाँ देखिए कितना सीधा बकवास वाला देखा, जिसका कोई लेना देना इससे नहीं है। ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इससे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन नहीं है, इससे आपका कई सारा क्वेश्चन बनता है। इसको जो है आप नोट करके ज़रूर ध्यान में रखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो कैथोड किरण है, कैनाल किरण, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंग और पराश्रव तरंग है, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान यदि आप इसको ध्यान रख लेते हैं कि कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, तो शेष जो रह गया आपका वह सभी विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएंगे। ठीक है, कैथोड, कैनाल, अल्फा, बीटा और ध्वनि और पराश्रव, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है। अब यहाँ पे ऊतक से आ गया, तो ये जो ऊतक है ये पादप ऊतक से क्वेश्चन है। ठीक है, पादप ऊतक से, इसको समझिए। किस प्रकार का नारियल का भूसी बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एस्केलेरेन कायमा हो जाएगा। क्या, एस्केलेरेन कायमा इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन यहाँ सी। इसके बारे में थोड़ा सा, इस ऊतक के बारे में आपको हम बता देते हैं। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप मजबूत कीजिए अपना। पहली बात तो जो हम ऊतक पढ़ते हैं वो उसमें से पादप में से सरल ऊतक, चलिए पादप का सरल ऊतक। सरल ऊतक जो होता है 3 तरह का होता है, जिसको कि पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेरेनकाइमा कहते हैं, यानी पीकेएस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका एस्केलेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ ऊतक से पूछा गया था। तो पहले अब हम यहाँ क्या करते हैं, आपको दृढ़ ऊतक यानी कि एस्केलेरेनकाइमा को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, एस्केलेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है। जितना पॉइंट बताएंगे सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको ये ज़रूर नोट करना चाहिए और आपको ज़रूर अच्छा से समझनी चाहिए। इसमें जो जीवद्रव होता है एस्केलेरेनकाइमा में, वो जीवद्रव नहीं पाया जाता है। इसकी भित्ति क्या होती है, देखिए ध्यान रखिएगा, जो एस्केलेरेनकाइमा की भित्ति होती है वो लिग्निन के जमाव के कारण क्या होता है, मोटी होती है। और इसकी जो कोशिकाएँ होती है वो निर्जीव से बनी होती है। इससे ही क्या होता है, जो फल का छाल वगैरह है, जो फल का छाल वगैरह होता है वो इसी एस्केलेरेनकाइमा ऊतक से बनी होती है। जैसे कि नारियल का हो गया या अखरोट का छाल हो गया
ठीक है, ये सब इसी से बना होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, नारियल बल्ब पे आपसे क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन जो पूछता है वो नारियल बल्ब पर का ही उदाहरण देके पूछता है, जैसा ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ ध्यान रखिएगा, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन आ गया है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं। तो ब्रॉन्ज के अवयव क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज का अवयव आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा से एकदम ध्यान रख। देखिए पहली बात जो है, ये क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछा है इसको भी आपको समझना जरूरी होता है। ये कहाँ से पूछा है, तो मिश्र धातु से। तो कुछ मिश्र धातु जो है आपको याद होना जरूरी है। यदि आप मिश्र धातु याद नहीं करते हैं तो फिर इस तरह का क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा। यहाँ जो है हम आपके लिए कुछ मिश्र धातु को लेके आए हैं, इसको जो है आप अच्छा से नोट कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए, याद भी कर लीजिए। जैसे कि पीतल यदि पूछा जाए कि पीतल किस मिश्र धातु का है, तब आप क्या कहेंगे, कॉपर और जिंक का। ठीक है, प्रतिशत को आप हटाइए। ठीक है, प्रतिशत उतना नहीं पूछता है, लेकिन अवयव या संघटक इसके पूछ लेते हैं। वहीं जर्मन सिल्वर में जो है कौन होता है, तो कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल। तो जर्मन सिल्वर में क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरह से बनता है कि इसमें कौन, मतलब जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें जो होता है सिल्वर नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। गन मेटल में जो है कॉपर, जिंक और जो टीन होता है आपका, ये आपका होता है। उसी तरह से मेटल गन होता है, फिर कांसा होता है जिसमें कॉपर और टीन होता है। ठीक है, कॉपर और टीन, और इसी कांसा को जो है आप ब्रोंज कहते हैं। ठीक है, इसी कांसा को आप ब्रोंज कहते हैं, जिससे बर्तन बनता है, मूर्ति बनता है, मशीन वगैरह ये सब का निर्माण होता है। इस तरफ यहाँ पे जो है आपका उपयोग भी दिया हुआ है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कॉपर और टीन जो है यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका, आपके लिए ये जो लाए हैं इसको आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने में। ये लीजिए, हम क्लियर कर दिए बोर्ड को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 कूलम्ब पर सेकेंड डैश के बराबर होता है। तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड क्या हो गया आपका, ये एम्पियर के बराबर होता है। देखिए इससे जो है परिभाषा एक तरह से यहाँ से बना सकते हैं कि ना, प्रति एकांक, ये क्या लिखा है, प्रति एकांक समय में जो आवेश की प्रभाव होता है वही आपका धारा कहलाता है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा, उसी को हम एम्पियर कहते हैं। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, तो ये जो है आपका, ये विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, ओम जो होता है ये आपका प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। वहीं जो वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट जो है आपका ये विभव या फिर कह लीजिए विभवांतर का एसआई मात्रक है। और जो वाट होता है ये आपका विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है ये वाट होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, आपको याद होगा, हमने रिवाइज बस करा दिया। वहीं जो कूलम्ब होता है, ये कूलम्ब किसका मात्रक है, तो कूलम्ब जो है आपका ये आवेश का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। प्लेटिनम पर सबसे पहला अवलोकन जो है ये डोबे रायनर के द्वारा जो ये किया गया था। अब यहाँ पे डोबे रायनर जो है, आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने कौन सा नियम दिया था, तो इसके द्वारा जो है त्रिक नियम दिया गया था। कौन सा नियम, त्रिक नियम। और इन्होंने कितने त्रिक निकाले थे, इन्होंने 3 त्रिक ही निकाला था। न्यूलैंड जो है इसके द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। न्यूलैंड के द्वारा क्या दिया गया था, अष्टक नियम दिया गया था। मोसले के द्वारा जो है आपका जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मोसले के द्वारा ही दिया गया। तो ये मोसले को जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक कहते हैं। यानी अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मोसले के द्वारा दिया गया था। मोसले ने ही जो है आपका जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या को जड़ से दर्शाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पिछले ही सेट में जो है ये क्वेश्चन बना हुआ था। तो परमाणु संख्या को जड़, यानी परमाणु संख्या की खोज भी जो है ये आपका मोसले के द्वारा दिया गया था। मेंडलीव को जो है ये हम आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी का जनक जो है मेंडलीव को कहा जाता है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है मोसले को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। अब देखिए यही सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन, यहाँ पे डाटा अलग है,
सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है पिछले सेट में जो हम देखे थे, अभी आप देखे होंगे 27वां सेट में, तो उसमें जो है ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे जो है ये कथन दोनों अलग था। लेकिन आप यदि देखे होंगे तो वो भी ये आपसे बन जाएगा, क्योंकि हमने डिस्कशन किया था, इसमें भी कर देंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर कौन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जरा देखिए कि निकेल में ध्वनि की गति जो है इतना दिया हुआ है और एल्युमिनियम में इतना। तो एल्युमिनियम वाला तो ठीक है, पर यहाँ जो है आपका ये निकेल वाला गलत है, ठीक है। क्यों गलत है इसको यहाँ पे समझिए आप। निकेल में जो होता है आपका ये ना 6040 मीटर पर सेकेंड होता है, 6040 मीटर पर सेकेंड, जबकि यहाँ पे 6240 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो ध्वनि की गति हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना। अलग अलग माध्यमों में क्या क्या होता है, तो आशुत जल में जो है ये 1498 मीटर पर सेकेंड होता है, वहीं समुद्री जल में जो है ये 1531 मीटर पर सेकेंड होता है, और हवा में जो है 332 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन में 316, और स्टील में 5960, और निकेल में 6040। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार जो है रिपीट होता है, और इस पे बनने वाले क्वेश्चन जो भी होगा इसको हम यहाँ पे आपको रिवाइज जरूर करवाते रहेंगे, क्योंकि ये चैनल पे देख रहे हैं आप परफेक्ट प्रैक्टिस पे, तो हम यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस है वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में करना चाहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको जो है ये कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताया कीजिएगा। इस सेट को जो है यहीं तक, ये सेट हमारा यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को जो है अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। इतना मेहनत जो है बस आपके लिए करते हैं ताकि कुछ अच्छा कंटेंट दे पाए। ऐसा कंटेंट जो है आपको नहीं मिलेगा, एकदम ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर है। आप बुक भी चाहे तो देख सकते हैं, साथ ही आप हम डेट भी बता देते हैं किस डेट का है और किस शिफ्ट का है, ताकि आपको खोजने में भी सुविधा हो, आसानी हो, कोई दिक्कत वाली बात छुपा छुपैया नहीं है। तो इस चैनल को जो है ज़रूर आप पर, जो हमारे ये चैनल है परफेक्ट प्रैक्टिस, इसको ज़रूर से ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरह से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारा जितना सपोर्ट कीजिएगा हमें उतना ज़्यादा हिम्मत मिलेगा और हम जो है और भी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होंगे। तो चलिए ठीक है, रखते हैं इस वीडियो को इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नए अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।